नमस्कार साथियों, विकल्प क्लासेज उदयपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राकेश फूल का आपको नित्य की भांति हिंदी की क्लास लेकर आया हूं। जो कल वाली क्लास में मैंने सामान्य से परिचय बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि भाषा व्याकरण के कितने तत्व होते हैं और सब कुछ बताया था। वर्णों की संख्या बताई थी, अक्षर कैसे गिनेंगे, अक्षर और वर्ण में अंतर क्या होता है, ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या होता है। फिर मैंने कहा था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों की संख्या भी बताई मैंने कैसे गिनेंगे। और फिर मैंने कहा था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। इस दौरान मैंने ये भी बताया कि भाषा के रूप कितने होते हैं। मुख्य रूप होता है, गौण रूप होता है, जो भी है, स्थाई है, अस्थाई है। सब कुछ जानकारी मैंने कल वाली क्लास में दी। अभी देखिए, हमने उस क्लास को छोड़ा कि था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो मैंने यहाँ दोबारा लिख देता हूँ कि वर्ण के दो भेद बताए। मैंने कितने बताए? वर्ण के दो भेद बताए। वर्ण के दो भेद में मैंने एक बताया था स्वर। क्या बताया था? स्वर। और एक बताया था मैंने व्यंजन। इसके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया आपको कि स्वर जो होते हैं उनको मैंने कहा संस्कृत में अच कहा जाता है। संस्कृत में अच कहा जाता है। व्यंजनों को मैंने कहा था कि संस्कृत में इनको हल कहा जाता है। और ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, अनेक बार आया हुआ है कि व्यंजनों को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये, इसके साथ साथ मैंने स्वर के बारे में कहा था कि स्वर क्या होती है। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होती है। मैंने कहा कि स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र ध्वनियां होती है। और मैंने ये भी कहा था कि स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है। ये पिछली क्लास में मैंने बता दिया था। और स्वर किसे कहते हैं? मैंने कहा स्वर वे ध्वनियां होती है जिनके उच्चारण में श्वास वायु मुख रंध्र में कहीं भी स्पर्श नहीं करती है, अवरोध नहीं होता है, घर्षण नहीं होता है, अटकाव नहीं होता है। इसका मतलब फेफड़ों से उठने वाली जो श्वास वायु है वो सीधी निकल जाती है, कहीं भी स्पर्श वगैरह नहीं होता है ना। और यहां मैंने कहा था कि स्वरों की संख्या क्या होती है। मैंने कहा स्वर, मैंने ये बताया था कि स्वर होते कौन से हैं। मैंने कहा ये ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये मैंने कहा था। ये स्वर होते हैं 11। मैंने इनकी संख्या बताई थी बेटा। मैंने इनकी संख्या जो बताई थी, आपको कहा था कि स्वरों की संख्या जो होती है, स्वरों की संख्या हिंदी में, स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए स्वरों में हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, तो मैंने कहा था 11 होती है। अभी मैं थोड़ा सा आप देख लेना, यहां नोट करके बताता हूं कि कुछ विद्वान कहते हैं कि री स्वर नहीं होता है। याद रखना, कुछ विद्वान कहते हैं कि री स्वर नहीं होता है क्योंकि इसका जो है ना उच्चारण जो है री के अनुसार होता है। तो मैं बता दूं कि यहां लिख दिया कि कुछ विद्वान री को स्वर नहीं मानते हैं। इसको री को स्वर नहीं मानते हैं। क्या बोला है मैंने? कि कुछ विद्वान री को स्वर नहीं मानते हैं। उनका मानना है उनका मानना है कि री का उच्चारण री का री का उच्चारण री के अनुसार होता है। इसका उच्चारण, कुछ विद्वान जो है री को स्वर नहीं मानते हैं और उनका मानना क्या है, उन्होंने तर्क दिया है कि इसका उच्चारण जो है री के अनुसार होता है ना। री के अनुसार होता है। क्या बोला है? कि री का जो उच्चारण है री के अनुसार होता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अभी कहेंगे, मैंने कहा है जैसे ये कहा है ऋषि और मैंने कहा है ऋषि। अब इनका उच्चारण करेंगे तो बिल्कुल एक जैसा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ऋषि। इसको क्या बोलेंगे? ऋषि।
इसीलिए उन्होंने कहा है कि री जो है अब स्वर नहीं रहा है, क्योंकि इसका उच्चारण जो है ना री की तरह होता है। किसकी तरह होता है? री की तरह होता है। लेकिन लिखित रूप में री को स्वतंत्र स्वर माना जाता है। अब यहां कह देंगे अपने लेकिन 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 लिखित रूप में री का स्वतंत्र उच्चारण होता है, स्वतंत्र प्रयोग होता है। ध्यान रखना, लेकिन लिखित रूप में री का स्वतंत्र प्रयोग होता है, जहां ना स्वतंत्र भी होता है और मात्रा रूप में होता है, लिखित रूप में इसका प्रयोग होता है। इसीलिए आपसे ये नहीं पूछेंगे कि री को स्वर है कि नहीं है, आपसे केवल यही पूछेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। हाँ, कुछ विद्वान यूट्यूब पे भी बताते हैं, किताबों में भी लिखा मिलेगा आपको। लेकिन जब अगर री स्वर नहीं है तो फिर 11 कैसे? 11 को 11वां वर्ण तो लाओ, स्वर तो लाओ। तो ये होता है, थोड़ा सा याद रखना है। अभी स्वतंत्र उच्चारण कैसे मैं बता दूं। जैसे हमने लिखा है री का स्वतंत्र प्रयोग जो है, स्वतंत्र प्रयोग कैसे होगा? स्वतंत्र प्रयोग होगा जैसे ऋषि, जैसे ऋण, जैसे मैंने लिखा है ऋतु, ये। और मात्रा प्रयोग, मात्रा रूप में प्रयोग, मात्रा रूप में प्रयोग देखिए, जैसे मैंने कहा है पृथ्वी, तृष्णा, कृषि, ये जो है मात्रा रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। तो बताइए, हम हिंदी में पृथ्वी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा? अगर वो बोलते हैं कि री स्वर होता ही नहीं है, तो फिर इसका प्रयोग जब हम करेंगे, पृथ्वी जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे थोड़ी लिखेंगे पृथ्वी, है ना? तो ये रहता है, थोड़ा सा याद रखना है। हाँ, संख्या पूछे तो हमें क्या बतानी है? 11 बतानी है। कितनी बतानी है? 11 बतानी है। अब यहां पर थोड़ा सा और बता दूं कि जो गर्हित या आगत स्वर की श्रेणी में आता है, आगत स्वर जो है वो अंग्रेजी के प्रयोग से आया है, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से। ध्यान रखना है, एक गर्हित या आगत स्वर है, वो क्या है? ओ। ये है ओ। ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है, आ और ओ के बीच की ध्वनि है ओ। जैसे हम लिखते हैं ना कॉलेज, क्या होता है? कॉलेज। जैसे लिखते हैं ऑयल, क्या लिखते हैं? ऑयल। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, क्या लिखते हैं? डॉक्टर। ये जो है गरिहित जो है यह आगत स्वर की श्रेणी में आता है। और ध्यान रखना, ये गरिहित या आगत स्वर की श्रेणी में आता है। ये पहले से अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग हुआ है। तो ये आगत, आपसे ये पूछे ना कि आगत या गरिहित स्वर कौन सा है, तो ये वाला जो है आगत या गरिहित स्वर की श्रेणी में आता है। अब बात रह गई, एक होता है अंग, इसको कहते हैं अनुस्वार। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अनुस्वार क्या होता है? और ये होता है तो कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं बेटा? विसर्ग। और इन दोनों को एक श्रेणी आती है अयोगवाह। क्या कहते हैं इसको? अयोगवाह। अयोगवाह ध्वनि होती है जिनका न तो ये स्वर है और न ही ये व्यंजन है। यानी न तो इनको स्वरों में गिना जाता है और न ही व्यंजनों में गिना जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अयोग। योग नहीं है, न तो स्वरों में जोड़ा जाता है न भी व्यंजनों में, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? अयोग व ध्वनियां कहते हैं। समझ रहे हो? अभी हम बात करें, ये तो बात आपको ठीक है। चलो, हाँ, अभी चले। अब हमने बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ध्यान रखना है, स्वरों का ये 11 स्वर है।
स्वरों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार है? 5 आधारों पर किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण जो है 5 आधारों पर किया जाता है, ध्यान रखना। अब आधार का मतलब क्या है बेटा? आधार का मतलब जो है, आधार का मतलब जो है ये होता है, आधार का मतलब ये होता है कि एक आदमी वही होता है। स्वर 11 है, स्वरों का नाम अलग अलग हो जाता है। मैं थोड़ा सा आपको देसी जो है नुस्खा बता देता हूं कि आप हो मान लो या मैं हूं, जैसे मेरा नाम राकेश है, समझ रहे हो, मैं आदमी हूं, समझ रहे हो। अभी मेरे को घर पर मेरे को किस किस नाम से जाना जाएगा, तो मेरे को घर पर मैं माँ मेरे को कहेगी बेटा, समझ रहे हो ना। और भाई मेरा कहेगा कि भाई, मेरा नाम बेटा, भाई, मेरी पत्नी का पति, भाभी का देवर, भतीजे का अंकल, बेटे का पापा। तो ये मेरे नाम जो है अलग अलग, मेरा आधार चेंज हो रहा है ना। पत्नी के लिए मैं पति हो जाऊंगा, माँ के लिए बेटा हो जाऊंगा, भाई के लिए भाई हो जाऊंगा, भाभी के लिए देवर हो जाऊंगा, और बेटे के लिए मैं पिता हो जाऊंगा, भतीजे के लिए मैं चाचा हो जाऊंगा। समझ रहे हो ना। ये नाम जो है वो परिवर्तन हो रहा है। यही स्वर है, इनका जैसे ही आधार बदलेगा इनका नाम जो है वो बदल जाएगा। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि स्वरों का वर्गीकरण अगर आपसे पूछा जाए, स्वरों का वर्गीकरण जो है वो 5 आधारों पर किया जाए। कितने आधारों पर? 5 आधारों पर किया जाता है। और इसमें से पहला आ जाता है बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना है। पहला जो आता है वो आता है उच्चारण समय के आधार पर। उच्चारण समय या काल के आधार पर, उच्चारण समय या काल के आधार पर, उच्चारण समय या काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। उच्चारण समय का मतलब है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, कितना लग रहा है, तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो उच्चारण समय के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है उसमें एक आता है, इसमें आता है हर्षव स्वर। क्या आता है? हर्षव स्वर। इन्हीं को कहते हैं मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर। इसी को कहते हैं लघु स्वर। क्या कहते हैं? लघु स्वर। इन्हीं को कहते हैं रूढ़ स्वर। क्या कहते हैं? रूढ़ स्वर। और इन्हीं को कहते हैं एक मात्रिक स्वर। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। यानी एक मात्रिक स्वर होते हैं, मात्राओं वाला एक मैटर होगा, वो आगे मैं आपको जब एप्लीकेशन में आपको पढ़ाऊंगा आगे। एक मात्रिक स्वर कौन से होते हैं, मात्रा कितनी होती है, मात्राएं 2 होती है, कैसे बताएंगे आपको मात्रा। ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि हर्षव स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, रूढ़ स्वर, और इनकी संख्या जो होती है, याद रखना, इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। अभी मैं उनको बता दूं कि जो कहते हैं ना कि स्वर री स्वर नहीं है, तो फिर लघु स्वर कितने होते हैं? प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी में लघु स्वर या मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो मैं बता दूं कि हिंदी में लघु स्वर या मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ए, ई, उ और री। ये 4 स्वर होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ए, ई, उ और री। आपसे पूछा जाए प्रश्न, देखो मैं कैसे बता रहा हूं आपको, कैसे पूछा जाएगा। आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि निम्न में से मूल स्वर कौन सा नहीं है, और इनमें से 3 इनको देंगे और 1 बाकी को देंगे। आपसे पूछा जाएंगे लघु स्वर कौन सा है, कौन सा नहीं है। ऐसा प्रश्न अभी भी बीएसटीसी में पूछा गया था, एलडीसी में पूछा गया था, अभी पीटीटी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। सभी में इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, लघु स्वर कौन सा है, कौन सा नहीं है। अभी इसका दूसरा जो आ जाएगा, दूसरा जो इसका प्रकार होगा वो होगा उच्चारण समय के आधार पर चल रहा है। जिस दूसरा कहेंगे गुरु स्वर। क्या बोलेंगे इसको? गुरु स्वर, है ना। इसको कहते हैं दीर्घ स्वर।
इनको बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर, मात्राएं दो लगती है। इनको बोलते हैं यौगिक स्वर। क्या बोलते हैं? यौगिक स्वर। और इनको बोलते हैं संधि स्वर। क्या बोलते हैं? संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर की जगह संध्या अक्षर भी आ जाता है। क्या आ जाता है? इसको संध्या अक्षर भी कहा जाता है। मैं यहां लिख दूं, इसको संधि अक्षर भी कहा जाता है। मैं बता दूं, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है कि निम्न में से संध्या अक्षर कौन सा है। मैंने कहा था ना, स्वर जो होते हैं मूल रूप से अक्षर होते हैं, मूल अक्षर ध्वनि होती है। तो मैंने कहा गुरु स्वर, दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, यौगिक स्वर, संधि स्वर। संधि स्वर की जगह संध्या अक्षर भी आ सकता है। तो यहां पर संध्या अक्षर की बात करेंगे तो देखिए, यहां आ जाते, इनको यौगिक स्वर की दृष्टि से इनको दो भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे? दो भागों में बांटेंगे संध्या यौगिक स्वर की श्रेणी में। यहां जो योग जो होता है ना, एक तो होता है इनका दीर्घ रूप। क्या होता है? दीर्घ रूप। याद रख लेना, इनको दीर्घ स्वर और दीर्घ रूप अलग अलग बात है बेटा। आपसे ये पूछा जाएगा ना, निम्न में से दीर्घ रूप कौन सा है, तो दीर्घ रूप अलग बात है और दीर्घ स्वर अलग बात है। मैंने कहा कि लघु स्वरों के अलावा 4 लघु स्वर है, ए, ई, उ और री। इनके अलावा जितने भी स्वर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। लेकिन दीर्घ स्वर की जगह दीर्घ रूप आ जाए और इसको कहा जाए सजातीय स्वर। क्या कहा जाए? सजातीय स्वर। सजातीय का मतलब सेम, यानी एक ही जाति के जो स्वर होते हैं। यहां पर सजातीय स्वर की श्रेणी में आ जाता है। हिंदी में दीर्घ रूप 3 बनते हैं, ए, आ, ई, उ। ये दीर्घ रूप यानी दीर्घ संधि होती है ना, पता है आपको बेटा? दीर्घ संधि यही होती है, आ, ई, उ। बोल लेना, आ, ई, उ। तो इनमें दीर्घ स्वर तो है, लेकिन दीर्घ रूप ये 3 ही बनेंगे। आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हिंदी में दीर्घ रूप कितने बनते हैं? हिंदी में दीर्घ रूप कितने बनते हैं? तो हिंदी में दीर्घ रूप केवल कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। और यहां आ जाता है संयुक्त रूप। क्या बोलते हैं इनको? संयुक्त रूप। क्या बोलेंगे? संयुक्त रूप। और इनको कहते हैं विजातीय स्वर। क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर। विजातीय की भी बात करेंगे। सहजातीय का मतलब ये सहजातीय कैसे? यानी ए धन ए, एक ही, यानी दोनों ने मिलकर क्या किया? आ, ई धन ई। क्या बना? ई, उ धन उ। और क्या बना? उ। इसीलिए इनको सहजातीय का, एक ही जाति। ए को 2 बार संयुक्त रूप में बाकी बच गए। एक हो गया ए, एक हो गया आई, एक हो गया ओ और एक हो गया औ। ये इनको ध्यान रखना है, इनको ध्यान रखना है। इनको कहते हैं विजातीय। क्या बोलते हैं? विजातीय। क्योंकि विजातीय क्यों? क्योंकि ए धन ई, ये क्या हो गया? ए हो गया। ध्यान रखना, ए धन ई क्या हो गया? ए हो गया। इसी तरह से ए धन उ क्या हो गया? ओ हो गया। इनको विजातीय। देखो यहां एक है या दूसरा है, ए दोबारा आ जाता तो ये सहजातीय हो जाता। तो इसीलिए ये क्या बोला गया है? इसी प्रकार ए प्लस ए यानी आई, ए धन ओ, तो ये क्या हो जाता है? औ। इस तरह से इनका योग होता है, यौगिक इसीलिए बोला गया है। आपसे ये पूछा जाए दीर्घ स्वर तो सारे होते हैं 7, और दीर्घ रूप जो है 3 है, संयुक्त रूप जो है ये। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर कौन सा है? तो इनको संयुक्त स्वर भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। हालांकि ये रूप होता है, संयुक्त स्वर होता ही नहीं है, संयुक्त रूप होता है स्वरों का। और यहां पर ऐसे प्रश्न जा सकते हैं आपसे। ठीक है, क्लियर? अभी देखिए, अब बात आ जाती है, एक तीसरा रूप भी बनता है। एक तीसरा रूप बनता है, इसको कहते हैं, तीसरा रूप जो बनता है उसको कहते हैं पलुत स्वर। क्या कहते हैं? पलुत स्वर। और इसको कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर। क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। पहली बात तो मैं बता दूं, हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एक बार पूछा गया है। इस पलुत का शाब्दिक अर्थ होता है, पलुत का
शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। क्या बोलेंगे इसको? उछलता हुआ। और इसका प्रयोग जो है संस्कृत में होता है। एक और याद रखना है, इसका अपना कोई मात्रा नहीं होता है। प्लुत स्वर का कोई प्लुत स्वर का अपना कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, ध्यान रखना। प्लुत स्वर का अपना कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। मात्रा दर्शाने के लिए या ऐसे कर सकते हैं, मात्रा प्रदर्शित करने के लिए हिंदी के 3 के अंक का प्रयोग किया जाता है। 3 के अंक का किया जाता है, ध्यान रखना। जैसे मैं लिखूंगा, ओ को करेंगे तो इस ऐसे लगा देंगे ओम। इसको ओम नहीं बोलेंगे, तो ओम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ओम। क्या बोलेंगे? ओम, है ना। ये 3 का अंक लगा दिया, तो ध्यान रखना ये इसका कोई मात्रा चिन्ह होता नहीं है। और मात्रा दर्शाने के लिए क्या करेंगे? हिंदी के 3 के अंक को क्या कर देंगे? किसी भी स्वर को क्या करना पड़ेगा? जब लगाएंगे प्लुत बनाना है तो अपने को 3 का अंक लगा देंगे, तो ध्यान रखना है। हाँ, प्लुत स्वर की बात करें तो हिंदी में प्लुत स्वर 8 स्वरों को ही बनाया जा सकता है, 8 स्वरों को ही प्लुत किया जा सकता है। दीर्घ रूप होते हैं उनको प्लुत नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। दीर्घ स्वरों को प्लुत नहीं कर सकते, दीर्घ रूप को से आ ई उ को प्लुत नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। ये 8 स्वरों को ही प्लुत किया जा सकता है। और ये रहा, तो ये होता है अपना कौन सा, मैंने कह दिया, मैंने कहा स्वरों का वर्गीकरण 5 आधारों पर। मैंने कहा पहला जो होता है मूल होता है, लघु होता है, ये बता दिया है मैंने। और उसके बाद मैंने ये गुरु बता दिया, और इसके बाद ये क्या दिया, ये प्लुत स्वर, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। और शाब्दिक अर्थ उछलता पूछ सकते हैं आपसे। ये रहा अपना पहला, ठीक है। अभी करते हैं दूसरा जो वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है? क्योंकि उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान है या तो केवल मुख से हो सकता है या मुख और नासिका दोनों से हो सकता है। तो 2 ही प्रकार होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। अगर उच्चारण स्थान की बात करें, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है उच्चारण स्थान के आधार पर, तो इसमें पहला होता है निरनुनासिक। निरनुनासिक स्वर, या इसको कह सकते हैं अनुनासिक स्वर। निरनुनासिक स्वर या अनुनासिक स्वर। अब यहां पर एक चीज और याद रखनी है कि अनुनासिक स्वरों का जो उच्चारण स्थान होता है, इनका होता है केवल मुख। इनका जो उच्चारण स्थान होता है केवल मुख, याद रख लेना, केवल मुख। इस प्रकार से कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास वायु केवल मुख से बाहर निकलती है वो निरनुनासिक स्वर या अनुनासिक स्वर होते हैं। अभी मैंने बोला ए, अभी मैंने नाक को पकड़ा नहीं है, फिर भी मैंने बोला ए। आप नहीं भी पकड़ो तो भी जो श्वास वायु है वो नाक से बाहर नहीं निकलेगी। मैंने बोला ए, और मैंने नाक पकड़ के भी बोला ए। अभी देखो, मैंने बोला ए, नाक पकड़ा ए, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए इनको, अब यहां पर कौन से होते हैं तो मैं बता दूं, सभी स्वर
निर्नुनासिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सभी स्वर निर्नुनासिक, सभी स्वर निर्नुनासिक होते, सभी स्वर क्या होते हैं? निर्नुनासिक होते हैं। जैसे मैं लिख भी देता हूं आपके सामने कि निर्नुनासिक कैसे होते हैं। ये देखिए, ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अभी देखिए, जैसे मैंने लिखा है पागल, क्या लिखा है? पागल। अब आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्न में से किस शब्द में केवल निर्नुनासिक स्वरों का प्रयोग किया गया है? अभी इसको नाक पकड़ के भी बोलोगे ना, पागल, 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 यानी नाक से श्वास वायु बिल्कुल भी नहीं निकली है। मैंने कहा है अजगर, क्या बोला है? अजगर। अब अजगर को आप सीधा बोल दो, नाक पकड़ के बोल दो, श्वास वायु बिल्कुल भी, श्वास वायु नाक से बाहर नहीं निकलती है। अभी दूसरा जो इसका भेद जो होता है वो होता है अनुनासिक। क्या बोलते हैं इनको? अनुनासिक स्वर, या इसको कह सकते हैं सानुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर या सानुनासिक स्वर। अब इनका जो उच्चारण स्थान होता है मुख नासिका दोनों, इसका जो उच्चारण स्थान होता है मुख नासिका दोनों है। तो हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है, क्या कहलाती है? ये अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ध्यान रखना है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मुख नासिका दोनों है। अभी स्वर तो आपने पूरे गिनवा दिए सर, बचा ही नहीं कोई। अब बचा क्या? क्योंकि स्वरों को हमने निर्नुनासिक बता दिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, इस स्वरों को अनुनासिक बनाया जाता है। अब अनुनासिक बनाने के लिए जो शिरो रेखा होती है ना स्वरों की, उसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप नोट करके लिख लोगे, यहां पर नोट करके लिख लोगे कि स्वरों को अनुनासिक बनाया जाता, स्वरों को अनुनासिक स्वरों को अनुनासिक बनाया जाता है। अनुनासिकता प्रकट करने के लिए, अनुनासिकता प्रकट करने के लिए शिरोरेखा। अब शिरोरेखा क्या होती है बेटा? शिरोरेखा जो होती है ना, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ना, शुरुआत करते हैं तो शिरोरेखा ही लिखना सीखते हैं। जैसे स्लेट पर सबसे पहले हमने ऊपर वाली लाइन जो सिखाई थी ना, यही शिरोरेखा होती है। और जो मात्राएं जो होती है ना, वो शिरोरेखा के ऊपर ही लगती है। तो मैंने क्या है कहा है कि अनुनासिकता प्रकट करने के लिए शिरोरेखा पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है चंद्र बिंदु। कैसे? ये चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है, ध्यान रखना, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। किंतु क्या कह सकते हैं, यदि यदि शिरोरेखा पर स्वर की मात्रा लगी हो, स्वर की मात्रा लगी हो, तो केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है, केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। केवल बिंदु का प्रयोग किया था। ध्यान रखना कि स्वरों को अनुनासिक बनाया जाता है। अनुनासिकता प्रकट करने के लिए शिरोरेखा पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। और जहां शिरोरेखा पर
स्वर की मात्रा लगी हो तो वहां केवल बिंदु का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे कैसे लिखेंगे बेटा, जैसे लिखेंगे आंख, अब इसको आंख नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आंख, है ना। मैंने कहा मैं, क्या बोला, मैंने बोला कहाँ, कहाँ, मैंने कहा ईंट, क्या बोला, ईंट। ध्यान रखना है, यहां मैंने चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, लेकिन यहाँ केवल बिंदु क्यों लगाया, केवल बिंदु, केवल बिंदु का प्रयोग, क्योंकि ऊपर क्या लगी हुई है, मात्रा लगी हुई है। जैसे मैंने कहा कहीं, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना है, कहीं, ई, समझ रहे हो, हमने बोला ई, ई, आ, ए, ऐसे बोला आ, तो ये होते हैं अनुनासिक स्वर, ये याद रखना है। अभी एक चीज और बता दो बेटा, कि केवल बिंदु का प्रयोग यहां भी कर लिया हमने, केवल बिंदु का प्रयोग अनुस्वार का भी होता है, केवल बिंदु का प्रयोग जो है अनुस्वार के लिए भी होता है। तो अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है, बीएसटीसी 2020 में प्रश्न आया था, बीएसटीसी 2020 के अंतर्गत एक पेपर आया था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, अनुनासिक क्या होते हैं और अनुस्वार क्या होता है। थोड़ा सा मैं बता दूं यहां लिख के कि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है, तो यहां बता देता हूं। अनुनासिक तथा अनुस्वार में अंतर, ये दोनों ही नासंकीय ध्वनियां होती है, ये दोनों ही क्या होती है, नासंकीय ध्वनियां होती है। अनुनासिक तथा अनुस्वार जो है नासंकीय ध्वनियां होती है, लेकिन अंतर क्या है, तो अपने बता देते हैं अंतर, मैं बता देता हूं आपको अंतर क्या होता है इसमें। देखो यहां पर पहले लिखते हैं अनुनासिक, अनुनासिक के बारे में लिखेंगे तो अनुनासिक वह नासंकीय ध्वनि होती है ना। अनुनासिक, अनुनासिक वह नासंकीय ध्वनियां होती है, वह नासिकीय ध्वनि होती है इसका उच्चारण स्वर के साथ होता है, इसका उच्चारण स्वर के साथ होता है। याद रखना है कि नासंकीय ध्वनियां होती है, पहले तो मैंने बता दिया कि ये जो स्वर होते हैं, स्वर जो होते हैं अनुनासिक, अनुनासिक वे नासंकीय ध्वनियां होती है जिनका उच्चारण स्वर के साथ होता है। और ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था कि अनुस्वार होते हैं स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली नासिकीय ध्वनियां, स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियां। तो अनुनासिक, अनुस्वार जो होता है अनुनासिक होता है, उनमें अंतर बताया मैंने। अभी देखो इन कोई भी ध्वनि में नहीं बोलेगा, इनको पंचम अक्षर में नहीं बदल सकते। जैसे हमने लिखा आंख, क्या लिखा, आंख, अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, अब इसको ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते, आंख को कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे आंख ऐसे नहीं लिख सकते, कोई भी ऐसे नहीं लिख सकता। जैसे मैंने कोई भी ऐसे शब्द लिखे तो ऐसे नहीं लिख सकते। लेकिन अनुस्वार क्या होता है अभी यहां बता दो। दूसरी बात, अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, वह नासिकीय ध्वनि जिसका उच्चारण स्वर के बाद होता है, स्वर के बाद होता है। ध्यान रखना कि वह नासिकीय ध्वनि जिसका उच्चारण स्वर के बाद होता है, स्वर को स्वर की तरह बोला जाएगा, लेकिन नासिकीय ध्वनियां हैं उसको बाद में उच्चारित होगी, उच्चारण होगा। तो याद रखना है कि ये जो, ये क्या है, नासिकीय है, वह नासिकीय
ध्वनि, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, वह नासिकीय ध्वनि जिसका उच्चारण स्वर के बाद होता है, वह नासिकीय ध्वनि जिसका उच्चारण स्वर के बाद होता है। अब यहां पर एक चीज और रखना, मूल रूप से पंचम वर्ण जो होता है, क्या होता है, पंचम वर्ण होता है, पंचम वर्ण को ही अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। मूल रूप से पंचम वर्ण को ही अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। ये बीएसटीसी में पूछा गया था और अब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं। एक गजब की बात और भी बताने वाला हूं यहां पर। मूल रूप से ये जो अनुस्वार होता है वो पंचम वर्ण होता है। क्या होता है पंचम वर्ण, आप जानते हो पंचम वर्ण क्या होता है, गय होता है, न्य होता है, नय होता है, नय होता है और मैं होता है। ये पंचम वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, ये पंचम वर्ण होते हैं, ध्यान रखना। इनको क्या है रूप में लिखा जाता है, देखे उदाहरण के रूप में हम देख लेंगे कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है अंत, ये अंत नहीं है, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे अंत, अंत नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अंत। क्या बोलेंगे, अंत, ऐसे। अब इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या गलत लिख दिया क्या? इसको मैंने इस पांचवें वर्ण को, पांचवा वर्ण तो है, नय को हमने क्या कर दिया बिंदी में, ये बिंदी क्या है, अनुस्वार है, इस बिंदी को हमने अनुस्वार माना है। अगर नय को इसमें लिख दिया, जैसे मैंने लिखा अंडा, क्या लिखा अंडा, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो क्या गलत लिख दिया क्या? नहीं लिखा, नहीं लिखा बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये पंचम वर्ण होता है। मूल रूप से को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम पांचवें की जगह ये अनुस्वार भी लगा सकते। तो मैंने क्या कहा है कि जिसका उच्चारण स्वर के बाद होता है, ये अंडा नहीं है, ये अंडा नहीं है, ये अंडा है, अंडा, एंडा, ऐसे बोलेंगे इसको। तो ये मूल रूप से पंचम वर्ण होता है। अभी आपको ऐसा पूछा जाए कि ये अनुस्वार है या अनुनासिक है, बिंदी सभी में आए, आपको पूछेंगे अनुस्वार है या अनुनासिक है, तो ध्यान रखना कि अगर ये बिंदी पांचवें में बदल जाए, अगर ये बिंदी पांचवें में बदल जाए तो ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार है। अगर पांचवें में नहीं बदले तो ये अनुनासिक रहेगा, समझ रहे हो ना। अभी हाँ, बहुत सारी चीजें और आ जाएगी। एक यहां पर नोट लिख लेंगे, नोट, ये एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि पंचम वर्ण से पहले, पंचम वर्ण से पहले, पंचम वर्ण से पहले अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। शब्द शुद्धि में जाओगे तो ये ध्यान रखना, प्रयोग नहीं होता है। पंचम वर्ण से पहले अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा है अन, अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता बेटा, ऐसे नहीं लिख सकता, ध्यान रखना है। अभी ये गलत है कि सही है? अभी क्या कह रहा है, ये पंचम वर्ण है और इस पंचम वर्ण से पहले अनुस्वार नहीं आएगा, न है कि नहीं है? मैंने कहा पंचम वर्ण से पहले अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया अंत और मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो क्या गलत है? देखो ये तय है, पंचम वर्ण नहीं है, पंचम वर्ण से पहले अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अभी देखो मैंने लिखा है सम्मान, क्या लिखा है, सम्मान, को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि पंचम वर्ण से पहले ये पंचम वर्ण है, ये पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण से पहले अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वालों को लिए मैं बता दूं कि ऐसे प्रश्न, थ्योरिकल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और वहां पर आपसे ऐसा ही पूछा जाएगा कि इनमें से सत्य कथन और असत्य कथन के बारे में बताइए, असत्य कथन और सत्य कथन के बारे में बताइए। तो ध्यान रखना है कि ऐसा आएगा कि अनुस्वार से पहले
पंचम वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, अनुस्वार से पहले पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना है बेटा, ऐसे प्रश्न आएंगे कि पंचम वर्ण से पहले अनुस्वार का प्रयोग कर किया जा सकता है, पंचम वर्ण से पहले अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये मैंने बताया है। देखिए मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा है स्वरों का जो वर्गीकरण है ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि भेद दो होते हैं। मैंने बताया कि स्वर और व्यंजन होते हैं, और मैंने कहा स्वरों को अच कहा जाता है, व्यंजनों को अच कहा हल कहा जाता है। और स्वर मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं और इनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। और मैंने बताया ये स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है बेटा? 11 होती है। मैंने बता दिया है स्वरों की संख्या 11 होती है। और मैंने कहा कुछ विद्वान री को स्वर नहीं मानते, तब तर्क भी दिया उन्होंने कि इसका उच्चारण इसके अनुसार होता है, लेकिन लिखित रूप में इसको स्वतंत्र स्वर माना जाता है। प्रयोग होता है जब ऋषि लिखेंगे, कृषि लिखेंगे, ऋण लिखेंगे, ऋण लिखेंगे, ऋतु लिखेंगे, तो इनका प्रयोग होता है। देखिए यहां मैंने इसका बताया है। और गर्हित और आगत स्वर मैंने कहा है अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से इसका प्रयोग हुआ है, और जैसे इनका प्रयोग होता है। और मैंने कहा अंग और अह जो होते हैं इनको अयुग्वाह कहा जाता है, अनुस्वार और इनको विसर्ग कहा जाता है। फिर मैंने कहा स्वरों का वर्गीकरण 5 आधारों पर। पहला मैंने बताया है उच्चारण समय या काल के आधार पर, और इनकी संख्या 4 होती है। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। मैंने बोला अ, ई, उ और री होता है, ठीक है। और अगर बात करें गुरु स्वर, जिसको दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, यौगिक स्वर, संधि स्वर, और मैंने कहा कि संधि स्वर की जगह इनका कई बार संधि अक्षर भी कहा जाता है। दीर्घ रूप, और इसको दो भागों में बांटेंगे यौगिक स्वर की श्रेणी में, इसको दीर्घ रूप मानेंगे। देखो दीर्घ स्वर सारे होते हैं, दीर्घ रूप 3 ही बनते हैं। सहजातीय स्वर 3 होते हैं, आ, ई, उ। और मैंने कहा ऐसे संयुक्त रूप या विजातीय स्वर 4 होते हैं। मैंने कहा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो 7 होते हैं। दीर्घ रूप निम्न में से दीर्घ रूप कौन सा है? नहीं है तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, क्या बेटा? अभी प्लुत स्वर मैंने कहा प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका अपना कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, लेकिन मात्रा प्रकट करने के लिए 3 के अंक का प्रयोग किया जाता है, और मैंने आपको बता दिया है। फिर मैंने कहा है कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो होता है निर्नुनासिक और अनुनासिक। निर्नुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में श्वास वायु जो है केवल मुख से बाहर निकलती है। और मैंने कहा सारे स्वर जो होते हैं निर्नुनासिक होते हैं। कहा अनुनासिक या स्थानुनासिक कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में श्वास वायु और नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, और इनका प्रयोग किया जाता है, और चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है स्वर को अनुनासिक बनाने के लिए, और मैंने इसका प्रयोग किया है। फिर मैंने बोला अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या होता है? कि अनुस्वार के लिए भी केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है, और कुछ स्थिति में अनुनासिक का प्रयोग भी केवल बिंदु के रूप में किया जाता है। तो मैंने ये बता दिया है कि अनुनासिक जो होता है वह नासंकीय ध्वनि होती है जिसका उच्चारण स्वर के साथ होता है। बेटा कहाँ होता है? स्वर के साथ होता है। और अनुनासिक ध्वनि को पंचम वर्ण में नहीं बदल सकते बेटा जी। और अनुस्वार क्या होता है? वह नासंकीय ध्वनि होती है जिसका उच्चारण स्वर के बाद होता है, स्वर के साथ होता है, स्वर के बाद होता है। और मूल रूप से अनुस्वार जो होता है वो पंचम वर्ण होता है बेटा। अब मैंने ऐसे लिखा है ना, इसको बिंदी भी लगा दिया और 5वां वर्ण भी लगा दिया। आगे एक चीज लिखाई मैंने कि पंचम वर्ण से पहले अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। और मैंने कहा ऐसे अन लिखेंगे तो बिंदी नहीं बना सकते, और मैं लिखेंगे तो सम्मान में सम्मान मैं को भी बिंदी नहीं बना सकते। जैसे मैंने अंत में बिंदी न को बना दिया है। आशा करता हूं कि ये जानकारियां और मेरी जो शैली है आपको पसंद आ रही होगी, और अगली क्लास में मिलते हैं जो बाकी का ये वर्ण विचार का जो करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।